Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial. In this video, we will be covering some MCQs. This is day 14. ये day 14 का वीडियो है एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो आप लोगों को बता दूं तो कि हमारा एक MCQ ग्रुप चलता है। उस MCQ ग्रुप में आपको डेली एक PDF मिलती है और उसमें आपको 15 to 20 क्वेश्चंस आपके होते हैं विद एक्सप्लेनेशन और की पॉइंट आप बोल सकते हैं विद की पॉइंट। और ये जो आपका ग्रुप चलता है इसकी फी आपकी जस्ट 100 रुपीज मंथली है। और अगर आप UPSC, UPTGT, PGT और UGC नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक शेड्यूल बनाने के लिए हमने जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि एक ग्रुप शुरू कीजिए जिससे कि डेली कुछ प्रैक्टिस हम रह पाएं, टच में हम रह पाएं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये MCQ सेशन। इसमें एक चीज और है कि जो ये क्वेश्चन है ये आपके फॉकनर से रिलेटेड है, राइट। सो अगर आप लोगों को ने फॉकनर वाली सीरीज नहीं देखी, इसमें हमने एक सीरीज और हम अपने चैनल पे चला रहे हैं। उसमें हम हर राइटर के 3 वर्क्स कंप्लीट करते हैं। उसमें समरी, उसके कैरेक्टर्स और इवेंट से रिलेटेड पूरी स्टोरी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पिछला जो हमने राइटर कंप्लीट किया था वो था आपका विलियम फॉकनर, और विलियम फॉकनर के 3 वर्क हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तो पहला वर्क हम लोगों ने कंप्लीट किया था विलियम फॉकनर का, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, साउंड एंड फ्यूरी। ओके, साउंड एंड फ्यूरी। दूसरा था एज आई ले डाइंग, एज आई ले डाइंग। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किस राइटर के वर्क है। तो पहला था आपका साउंड एंड फ्यूरी, दूसरा हमने किया था एज आई ले डाइंग, और तीसरा था लाइट इन ऑगस्ट, लाइट इन ऑगस्ट। तो ये 3 हमने कंप्लीट किए थे। तो इन तीनों ये जो 3 वर्क हैं और जो फॉकनर है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से इसमें हम पूछेंगे। तो चलिए डे 14 का शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का ये है। अब आप लोगों को इसमें डायरेक्टली आपको आंसर सामने दिखाई देता है, तो इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जिससे आप लोगों को आपका रिवीजन हो जाए। Where does क्विंटन अटेंड कॉलेज? तो क्विंटन जो है वो कहाँ पर कॉलेज अटेंड करता है? तो स्टोरी हमने देखा था हार्वर्ड में। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकंड सेशन है वो कमेंस होता है, इट कमेंसेस ऑन जून 2nd 1910 इन कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स वेयर द नैरेटर क्विंटन अटेंड्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जहाँ पे कि जो नैरेटर था स्टोरी का वो क्या करता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता है। अब दूसरा जो वर्क है आपका द साउंड एंड फ्यूरी, उससे क्वेश्चन है व्हाट अदर फॉकनर बुक स्टार्स द कॉम्पसन फैमिली। तो हम लोगों ने देखा था कि पूरी जो स्टोरी है वो कॉम्पसन फैमिली से रिलेटेड है, और ये जो वर्क था वो फॉकनर का था। तो वो वर्क कौन सा है आप लोगों का, दिस साउंड एंड फ्यूरी। तो साउंड एंड फ्यूरी जो है उसमें हमें कॉम्पसन फैमिली देखने को मिलती है। दिस साउंड एंड फ्यूरी इज द नॉवल बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर, यह हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। एंड सेवरल नैरेटिव स्टाइल्स इंक्लूडिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं तो उसमें हर वर्क में आपको लगभग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम से आप लोगों को उसके बाद जो भी राइटर हुए हैं उन्होंने इसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉय किया है। एंड दिस वर्क साउंड एंड फ्यूरी got published in 1929 and it is Faulkner's 4th novel। तो 3 नॉवल तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी स्टोरी आप लोगों को पता होगी। Where is Absalom, Absalom set? इसमें जो एब्सलम है वो कहाँ पर सेट किया गया है, योकना पटावफा काउंटी मिसिसिपी। इसमें उनका एक वर्क है, और योकना पटावफा काउंटी ये उनका एक इमेजिनरी क्या है, शहर है, इमेजिनरी प्लेस उन्होंने क्या किया है, मिसिसिपी में बनाया है। अपनी हर एक राइटर जो भी अपनी कोई स्टोरी लिखता है वो एक इमेजिनरी प्लेस को सेट करता है और उसी प्लेस पर वो अपना जो प्लॉट होता है उसे सेट करता है। तो जो राइटर हैं फॉकनर, उन्होंने योकना पटावफा काउंटी एक प्लेस है उस पर क्या किया है, अपनी पूरी स्टोरी क्या की है, सेट की हुई है। विलियम फॉकनर्स एब्सलम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड
इन अक्टूबर 26, 1936। ये आपका 1936 में पब्लिश हुआ था। एंड लाइक मैनी ऑफ फॉकनर्स वर्क, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फॉकनर के जो बहुत सारे वर्क हैं वो आपका फिक्शनल योकना फटाफा काउंटी में सेट है। तो ये एक फिक्शनल प्लेस है। Although the novel is set in 1909 or 10, many of events described in the story occur 1800। तो ये जो उनका जो वर्क है एब्सलम एब्सलम, वो ज्यादातर उसमें जो वर्क है, जो प्लॉट है, सॉरी, जो प्लॉट है वो 1800 में सेट है। हु इज द फर्स्ट नरेटर ऑफ थॉमस स्टीफन स्टोरी? जो थॉमस स्टीफन स्टोरी है उसमें जो फर्स्ट नरेटर है वो कौन है? तो वो है आपका रोजा कोल्डफील्ड। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ वन। इन व्हाट ईयर डिड थॉमस स्टूपेन अपीयर इन जेफरसन? कौन सा वो साल है जिसमें कि थॉमस स्टूपेन जेफरसन में दिखाई देता है? सो इट वाज 1833। विलियम फॉकनर्स एब्सलम एब्सलम begins in 1833 when the stranger थॉमस स्टूपेन राइड्स इनटू जेफरसन। तो यहाँ पर आप लोगों को ये की पॉइंट है कि जो एब्सलम एब्सलम है वो कब शुरू होता है? वो 1833 में ही शुरू होता है ये वर्क, और इसी में जो थॉमस स्टूपेन है वहां पर आप लोगों को जेफरसन में देखने को मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट लेवल हर जगह देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टूपेन्स स्ट्रीट? जो स्टूपेन का जो प्लेस है, जो उसका स्टेट है, उसकी संपत्ति है, उसने उसका नाम क्या रखा है? तो वो है आपका स्टूपेन्स 100। उन्होंने अपने जो संपत्ति है, स्टेट है, उसका नाम क्या रखा हुआ है? स्टूपेन्स 100। सो हियर यू कैन सी हियर कि वो जो थॉमस स्टूपेन है वो जेफरसन कब आता है, मिसिसिपी कब आता है? 1833। जो स्टोरी है वो भी 1833 में ही सेट है, स्टार्ट होती है। ही बिल्ड्स अ प्लांटेशन नेम्ड स्टूपेंस 100। वो एक प्लांटेशन करवाता है एक प्लेस में, और स्टूपेंस 100 टेक्स अ वाइफ एलन कोल्डफील्ड एंड हैज 2 चिल्ड्रन, जूडिथ एंड हेनरी। तो उनकी जो वाइफ है उसका नाम क्या है यहाँ पर? वो आपका एलन कोल्डफील्ड, और उनके दो बच्चे भी हैं इसमें, जूडिथ एंड हेनरी। साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। विलियम फॉकनर केम फ्रॉम, जो विलियम फॉकनर है वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से हैं? तो वो है आपका मिसिसिपी। तो मिसिसिपी में ही उन्होंने योकना पटाफा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फिक्शनल कैरेक्टर, फिक्शनल एक सेटिंग उन्होंने बनाई है प्लेस की, वो योकना पटाफा का बनाया है, और वो कहाँ की है? मिसिसिपी। Next is the novel takes place in fictional county of योकना पठाउफा। तो ये आपका आंसर ऑलरेडी आप लोगों को, अब तो इतनी बार मैं बोल चुका हूँ तो आप लोगों को याद हो चुका होगा योकना पठाउफा। और रिपीटिशन का सिंपल सा हर वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी नए हैं, कि कभी कभी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि इतनी बार हम रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो जैसा ही वीडियो क्या होगा, एंड होता है, वीडियो के एंडिंग में आप लोगों को कुछ नेम बिल्कुल क्लियर याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें इतनी बार वीडियो में बोल चुका होता हूँ। तो रिपीटिशन एक की है इंग्लिश लिटरेचर की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक, अगर मैं कहूँ सीक्रेट की बात, मैं कहूँ कि एक जो सीक्रेट है वो क्या है, वो यही है कि आपको चीज़ों को बहुत बार रिपीट करना होता है। अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो फिक्शनल काउंटी जो है वो क्या है? योकना पठाफा है। So we already have gone through this. Yoknapatawpha County is a fictional Mississippi county created by American author William Faulkner and based upon, inspired by Lafayette County। हाँ, ये एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो योकनापा काउंटी है, ये जो प्लेस है, इसका एक्चुअल किससे रिलेशन है? तो वो आपका लैफियटे काउंटी से रिलेशन है। और एक और चीज, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉकनर से रिलेटेड, यूपी पीजीटी वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि फॉकनर ऑफन रेफर टू योकना पटाफा काउंटी एज माय एपोक्रिफल काउंटी। उन्होंने जो योकना पटाफा काउंटी है उसको एपोक्रिफल काउंटी का नाम भी दिया था। द फादर ऑफ बंडन फैमिली इज नेम्ड। जो बंडन फैमिली थी, ओके, तो बंडन फैमिली के बारे में हमने डिटेल में वर्क में देखा है, तो आप तीनों वर्क को एक बार जरूर देखिए और फिर ये एमसीक्यू दोबारा से कीजिए, तो आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो जो फादर है बंडन फैमिली का,
वो कौन है? तो वो कौन है आपका आंसे। सो आंसे इज द फादर ऑफ, और हम कहें कि हेड ऑफ बंडन फैमिली। बहुत मुश्किल से वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, जो उनकी मदर की डेथ हो जाती है और उसे लेकर जा रहे होते फ्यूनरल के लिए। द हेड ऑफ बंडन फैमिली आंसे इज अ पुअर फार्मर अफ्लिक्टेड विद हंचबैक whose instincts are overwhelmingly selfish। तो वो क्या है, अपने आप में एक बहुत सेल्फिश है। देखा है आप लोगों ने, देखा है इस स्टोरी में कि जो आंसे है वो लास्ट में क्या कर लेता है, जैसे ही वाइफ का फ्यूनरल होता है वो शादी भी कर लेता है, he gets married। So the mother of बंडन फैमिली is named is, तो जो बंडन फैमिली है उसमें जो मदर है जिसकी डेथ हो जाती है वो कौन होती है? तो हम लोगों ने देखा है कि वो कौन है, एडी। एडी बंडन द डाइंग मदर, वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। हु हैज ऑर्डर्ड हर कॉफिन टू बी बिल्ट अंडर हर विंडो एंड हु हैज एक्सट्रैक्टेड अ प्रॉमिस फ्रॉम हर फैमिली दैट दे विल टेक हर टू जेफरसन टू बरी हर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का इससे रिलेटेड, कि जो एडी मर जाती है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो अपनी फैमिली को क्या प्रॉमिस करने को कहती है कि उसको कहाँ बरी किया जाए? तो वो था आपका जेफरसन में। और वहीं पर आन से जो है वहां पर जाता है और जल्दी से क्या कर लेता है, अ, अपना मीन्स ही वॉज सेल्फिश, और जल्दी से वो जो वहां पर एक उसे लेडी मिलती है उससे वो शादी भी कर लेता है। द ओल्डेस्ट सन ऑफ बंडन फैमिली इज नेम्ड, जो ओल्डेस्ट है, सबसे बड़ा जो है वो बंडन फैमिली में कौन है? तो वो था आपका कैश। और कैश ही क्या करता है, जो उसका कॉफिन होता है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कैश था वही कॉफिन भी क्या करता है, बनाता है। कैश बंडन एंड ओके हियर, सो कैश बंडन जो है ओल्डेस्ट है, एंड नैरेट सेक्शन 18, 22, 38, 53 एंड 59, इतने सेक्शन को स्टोरी में क्या करता है, नैरेट करता है। द सेकंड सन ऑफ द बंडन फैमिली इज नेम, और जो सेकंड सन है बंडन फैमिली का वो कौन है? सो ही वाज डाल। डाल इज द सेकंड सन, अबाउट 28, वो 28 years का है। ही इज द सन मोस्ट गिवन टू इंट्रोस्पेक्शन एंड थॉट। Joel, the violent son who owns the horse। द यंगेस्ट सन ऑफ बंडन फैमिली, और जो सबसे छोटा है वो कौन है? वो है आपका वर्धमन। वर्धमन बंडन, द यंगेस्ट ऑफ द बंडन चिल्ड्रन। द मिडिल चाइल्ड ऑफ बंडन फैमिली इज नेम्ड, जो मिडिल चाइल्ड है वो कौन है? वो है आपका जोवेल। जेवल जो है वो है अ बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ एडी एंड व्हिटफील्ड द मिनिस्टर। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान भी रखना है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बास्टर्ड चाइल्ड है वो कौन है एडी का, और व्हिटफील्ड का बास्टर्ड चाइल्ड कौन होता है? वो तो है जोवेल। एक डॉटर भी उनकी होती है, तो डॉटर का नाम क्या था? जो ओनली डॉटर है, शी गॉट रेप्ड एंड शी गॉट प्रेग्नेंट, तो वो कौन है? वो है आपका ड्यूविडेल। ड्यूविडेल उनकी ओनली डॉटर होती है, एंड शी इज 17, वो 17 साल की है, एंड अ रिसेंट सेक्सुअल एक्सपीरियंस हैज लेफ्ट हर प्रेग्नेंट, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडीज लॉन्ग स्टैंडिंग विश इज, जो एडी की लॉन्ग स्टैंडिंग विश थी वो क्या थी? टू बी बरीड इन जेफरसन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो एडी है वो उसका क्या था, एक विश थी कि उसे क्या किया जाए, जेफरसन में उसको क्या किया जाए, बरी किया जाए। इट वॉज एडीज लॉन्ग स्टैंडिंग विश टू बी बरीड अमंग हर बर्थ फैमिली हियर। तो उसे क्या करना था, सिंपली उसकी एक विश थी कि उसे जेफरसन ले जाया जाए और वहीं उसको बरी किया जाए। वेयर डज हाई टावर वाइफ डाई, और यहाँ पे क्या है, जो हाई टावर है उसकी जो वाइफ है वो उसकी डेथ कहाँ होती है? सो वो प्लेस था आपका मैम्सिस। द टाउन पीपल गॉसिप अबाउट हाई टावर, saying that his wife Mrs. Hightower went bad on him and ended up getting killed in Memphis। और उसको जो मारा जाता है वो था आपका मेम्सिस में। हाउसन completed the Scarlet Letter in what year? यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को हाउसन से ऐड किया गया है,
तो हाउसन ने जो स्कारलेट लेटर था, उनका बहुत फेमस वर्क है स्कारलेट लेटर, इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। जो अमेरिकन राइटर्स की सीरीज आप लोगों की चल रही है अभी, सॉरी रशियन राइटर की चल रही है, वो आपका रोशनी मैडम उसके लिए बना रही हैं। तो उन्हें जरूर देखिए, आपके रशियन जितने वर्क हैं वो बहुत डिटेल में वीडियोस बना रही हैं, उसे आप लोग चेक कीजिए। उसी के साथ में उसके बाद हमने अमेरिकन राइटर्स की सीरीज को रखा है, उसे आप लोग देख सकते हैं। तो जो द स्कारलेट लेटर है वो कब आप लोगों का पब्लिश हुआ था, वो है आपका 1850 में। ये एक रोमांस वर्क है, हिस्टोरिकल फिक्शन बाय अमेरिकन ऑथर नेथानियल हाउसन, एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन 1815। चिलिंग वर्ड्स प्रिटेंड टू बी व्हाट प्रोफेशन। यहाँ पे जो चिलिंग है वो क्या प्रिटेंड करता है कि उसका प्रोफेशन कौन सा है। तो वो प्रोफेशन उसका डॉक्टर उसका प्रोफेशन होता नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, एक तरह से वहां पर प्रिटेंड करता है। टू whom does Hawthorne apply the term the leech? यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है हाउसन के द्वारा, वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो था आपका चिलिंग वर्ड्स के लिए। Here is the key point to remember about that. Roger Chillingworth is called the leech because he sucks the spirit and strength from Reverend Dempsdale, the way the aquatic leech exploits and often kills its host. तो चिलिंग वर्थ भी वही काम करता है जो लीच करता है, इसलिए हाउथन ने उसका नाम चिलिंग वर्थ का नाम लीच रखा था, या उसको इस तरह से उन्होंने एक टर्म उनके लिए अप्लाई किया था। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी। आप लोग जरूर जो सीरीज चल रही हैं उन सीरीज को जरूर देखिए, उससे आपके टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम हो और चाहे यूजीसी नेट लेवल के एग्जाम हो, वो सभी आप लोगों के क्वालिफाई होंगे 100%। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।